वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम सीमस हीनी की जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है अ कांस्टेबल कॉल्स, यानी एक पुलिस वाले का बुलावा। ये पॉइम 9 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। इस तरह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 36। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, हिज बाइसिकल, उसका साइकिल, स्टूड खड़ा था, एट द विंडो सिल, यानी खिड़की की चौखट के पास। उस पुलिस वाले का, उस सिपाही का जो साइकिल था वो उस सिल जो थी, खिड़की की जो चौखट थी उसके साथ खड़ा था। द रबर कॉल, यानी रबड़ का जो निस्फ दायरवी हिस्सा होता है, ऑफ अ मड स्प्लैशर, वो जो कीचड़ से बचने के लिए आलात साइकिल पर लगे थे उसके ऊपर रबड़ का एक निस्फ दायरवी खोल चढ़ाया हुआ था। स्कर्टिंग द फ्रंट मडगार्ड, और वो सामने वाला जो मडगार्ड था उसके गिर्द घूम रहा था। इट्स फैट ब्लैक हैंडल ग्रिप्स, उसका जो काले रंग का भारी हैंडल था, यानी जो मुट्ठियाँ थी जिससे वो साइकिल को पकड़ता था, हीटिंग, वो तप रहा था, इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में, वो सूरज की रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। द स्पर्ड, वो खुरपी या छोटा जो बेलचा था, यानी वो जो उसकी सीट थी, ऑफ द डायनेमो ग्लीमिंग, बड़की रो पैदा करने वाली, यानी बिजली की पैदा करने वाली उसमें जो मशीन लगी हुई थी, ग्लीमिंग, वो चमक रही थी, एंड कॉक्ड बैक, और पीछे की जानब मुड़ी हुई थी, यानी उसकी बड़की रो पैदा करने वाली मशीन जो थी वो भड़क रही थी और पीछे की जानब मुड़ी हुई थी। द पैडल ट्रेड्स, उसके जो पायदान थे वो पाँव से मसले हुए थे, हैंगिंग रिलीव्ड, अब वो ढीले पड़े थे और लटक रहे थे। उसके पायदान जो कि उसने पाँव से दबाए हुए थे वो अब ढीले हो गए थे और लटक रहे थे। ऑफ द बूट ऑफ द लॉ, क्योंकि वो लॉ का मतलब है यानी कानून, लेकिन इधर इसका मतलब होगा उस पुलिस ऑफिसर, क्योंकि वो कानून का नुमाइंदा है। वो जो उसके पैडल थे वो जब उस पर बैठता था तो उस मुकम्मल तौर पर दबा के बैठता था, इसलिए अब वो चूँकि उतर चुका था तो उसके पाँव के वज़न की वजह से उसके जो पैडल थे वो बहुत ज़्यादा पायदान बहुत ज़्यादा ढीले हो गए थे और अब वो लटक रहे थे। हिज कैप वॉज अपसाइड डाउन, उस ऑफिसर की जो टोपी थी वो उल्टी पड़ी हुई थी, यानी जो उसकी नीचे वाली जो साइड थी वो ऊपर को थी और वो ज़मीन पर उल्टी पड़ी हुई थी। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, नेक्स्ट हिज चेयर, उसकी कुर्सी के पास, यानी उसकी कुर्सी के पास जहाँ वो बैठा था उसकी कुर्सी के पास ही उसकी टोपी फर्श पर उल्टी पड़ी थी। द लाइन ऑफ इट्स प्रेशर, इट्स का मतलब है उस कैप का जो दबाव था, जब वो चूँकि हर टाइम वो कैप पहन के रखता था तो उसका जो दबाव था उस वजह से क्या हुआ था, रैन लाइक का बीवल, उसके सर पर एक अजीब किस्म की धारी सी एक निशान बन गया था। टोपी को मुसलसल पहनने की वजह से एक यानी पैमाइशी आले की तरह एक हमवार लाइन उसके सर पर मुसलसल दिखाई देती थी। इन ही स्लाइटली स्वेटिंग हेयर, उसके हल्के से पसीने वाले बालों में, यानी उसके जो बाल थे उस पर हल्का सा पसीना उस कैप को पहनने की वजह से आया हुआ था और उन बालों के साथ एक आले की तरह से एक ख़ास ज़ाविये पर एक लाइन खींची हुई थी जो कि दिखाई दे रही थी। ही हैड अनस्ट्रैप्ड, फिर उस सिपाही ने डोरी को खोला, द हैवी लेजर, उस भारी खाते की, एंड माई फादर, और जो मेरा बाप था। अब वो बच्चा अपनी कहानी बता रहा है कि जब एक पुलिस ऑफिसर उनके घर आया और उनसे हिसाब किताब ज़रात का मांग रहा था तो उसे देखकर उस बच्चे की जो फीलिंग्स थी वो पोइट हमारे साथ शेयर कर रहा है। वो कहता है जब उसने अपना यानी बहुत ज़्यादा भारी जो उसके हाथ में एक खाता था, हिसाब किताब वाला रजिस्टर था, जब उसने उसकी डोरी को खोला तो जो मेरा बाप था वॉज मेकिंग टिलेज रिटर्न, यानी टिलेज का मतलब है
एग्रीकल्चरल यानी ज़रई हिसाब किताब, और रिटर्न्स का मतलब होता है हिसाब किताब। वो ज़रई हिसाब किताब दे रहा था, मेरा बाप ज़मीन का हिसाब किताब दे रहा था। इन एकर्स, रोड्स एंड पैचेस, ये ज़मीन के इकाइयाँ हैं, यानी ज़मीन के तूलो अर्ज़ का या ज़मीन के चप्पे चप्पे का वो हिसाब किताब उस पुलिस ऑफिसर को दे रहा था। अरिथमेटिक, ये हिसाब किताब से मुतल्लक मामला था, एंड फियर, और ख़ौफनाक भी था, यानी पुलिस ऑफिसर से मुझे वहशत भी आ रही थी। आई सेट, मैं बैठा हुआ था, स्टीयरिंग घूर रहा था, एट द पॉलिश्ड हॉल्स्टर, और वो जो पिस्तौल रखने वाला एक बॉक्स होता है उसको मुकम्मल तौर पर पॉलिश किया हुआ था। उस पॉलिश से चमकते हुए पिस्तौल खाने को मैं बैठकर घूर रहा था। विद इट्स बटन फ्लैप, और उसका जो फ्लैप था यानी उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके ऊपर बटन लगा हुआ था। द ब्रेड कोट, और उसके साथ एक धारी सी लगी हुई थी, एक धागा लगा हुआ था, लूप्ड इनटू द रिवॉल्वर बट, जो कि उस पिस्तौल का जो आखिरी सिरा है बट जो था उसके साथ वो धागा लगा हुआ था। यानी कवर से एक तरफ तो वो धागा जो डोरी थी वो कवर से बंधी हुई थी उसके फ्लैपर के साथ, और दूसरी तरफ वो जो उसका पिस्टल का, उसके रिवॉल्वर का जो बट था उसके साथ बंधी हुई थी, यानी दोनों तरफ से वो डोरी बंधी हुई थी। एनी अदर रूट क्रॉप्स, फिर अब उस पुलिस ऑफिसर का क्वेश्चन आ रहा है। उस सिपाही ने उससे, उसके बाप से पूछा कि क्या वहाँ कोई और भी झाड़ी उगी हुई है? मैनगोल्ड्स, मेरोस्टेम्स, एनीथिंग लाइक दैट, यानी ये झाड़ियों के नाम है, क्या इस तरह की झाड़ियाँ भी, यानी मैनगोल्ड्स और मेरोस्टेम्स भी वहाँ उगी हुई हैं? नो, बट वाज देयर नॉट अ लाइन, नहीं। अब उसके फादर का रिप्लाई है, उसके बाप का जवाब आ रहा है, वो कहता है नहीं, वहाँ पर कोई भी कतार नहीं है। ऑफ टर्निप्स, शलजम की, वेयर द सीड रैन आउट, जहाँ पर बीज निकाले जाते हैं, यानी वो जगह जहाँ से बीज निकले हैं वहाँ पर कोई लाइन नहीं है। इन द पोटैटो फील्ड, उस आलूओं के खेत में, आई अज्यूम्ड, मैंने अंदाज़ा लगा लिया, स्मॉल गिल्ट, कि अगर हल्का सा भी जुर्म सादर हो गया, एंड सैट इमेजिनिंग द ब्लैक होल इन द बैरक्स, तो मैं तसव्वुर करने लग गया कि अगर कोई हल्की सी भी गलती हो गई, हल्का सा भी गुनाह या हल्का सा भी जुर्म सरजद हो गया, तो उसकी सज़ा ये होगी कि जो जेल के बैरक्स होते हैं, तंगो तारीक जो कोठरियाँ हैं, उनके स्याह सराहों में बंद कर दिया जाएगा। उन स्याह कोठरियों में मेरे वालिद को बंद कर दिया जाएगा अगर इसने हल्की सी भी गलत बयानी की, हल्का सा भी गलत बयानी का जुर्म अगर साबित हो गया। ही स्टूड अप, वो ऑफिसर जो था वो मुतमईन हो गया, इसलिए वो खड़ा हो गया। शिफ्टेड द बटन केस, और उसने अपने जो पिस्टल का बटन था उसको बंद किया। फर्दर, फिर मज़ीद उसने राउंड ऑन हिज बेल्ट, उसे अपनी बेल्ट जो थी उसके गिर्द लपेट लिया। क्लोज द डोम्सडे बुक, और उसने उस हिसाब किताब वाली जो खाता था उसे बंद कर दिया। फिटेड हिज कैप बैक विद टू हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों से अपनी कैप को, बिल्कुल अपनी टोपी को ठीक किया। एंड लुक्ड एट मी एज ही सेड गुड बाय, और वो बच्चा कहता है कि पहले तो वो मेरे बाप की तरफ देखता था, लेकिन अब पहली मर्तबा उस पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ इस तरह से देखा जैसा कि वो मुझे खुदा हाफिज़ कहना चाह रहा हो। अ शैडो पॉप्ड इन द विंडो, फिर जब वो निकल गया तो खिड़की के साथ साथ एक साया भी मद्दम होता चला गया और वो ख़त्म हो गया। ही वॉज स्नैपिंग द कैरियर स्प्रिंग, स्नैपिंग यानी चटखारना, कैरियर वो जो साइकिल का पिछला हिस्सा है जिस पर सामान वगैरह लादा ही रहता है। वो कहता है वो फिर अपना जो कैरियर था, साइकिल का पिछला हिस्सा था, उसके जो स्प्रिंग को चटखा रहा था, यानी जब साइकिल चलता है तो उसके जो स्प्रिंग की जो आवाज़ पैदा होती है, उसके कैरियर के स्प्रिंग की जो आवाज़ थी वो चटखाता जा रहा था। ओवर द लेजर, और जो उसका खाता था उसने उस कैरियर के ऊपर रखा हुआ था, चूँकि वो वज़नी था इसलिए जब साइकिल चलता था तो वो स्प्रिंग की आवाज़ आती थी। हिज बूट पुश्ड ऑफ, और उसके जो पाँव थे वो उन पायदानों को, उन पैडल्स को दबाते थे। एंड द बाईसाइकिल टिक्ड टिक्ड टिक्ड, और वो जो बाईसाइकिल था यानी उसका जो साइकिल था वो टिक टिक की आवाज़ से आगे को बढ़ता चला जा रहा था।
इस पोइम की ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में स्टूड और सिल ये दोनों वर्ड एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। लाइन नंबर 5 में सनलाइट, स्पर्ड। लाइन नंबर 11 में लाइन, लाइक। लाइन नंबर 12 में स्लाइटली, स्वेटिंग। लाइन नंबर 18 में सैट, स्टेरिंग। लाइन नंबर 19 में बटन्ड, ब्रेड। लाइन नंबर 22 में मैनगोल्ड्स, मैरोस्टेम्स। लाइन नंबर 26 में स्मॉल, सैट। लाइन नंबर 27 में ब्लैक, बैरक्स। लाइन नंबर 34 में स्नैपिंग और स्प्रिंग। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर दो चीज़ों का मुकाबला या मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वो कहता है द लाइन ऑफ इट्स प्रेशर रैन लाइक अ बीगल, यानी उस कैप को पहनने की वजह से उसके सर पर जो लाइन थी वो एक आले की मानिंद एक ख़ास ज़ाविये की शक्ल में दिखाई दे रही थी, यानी उसके सर की लाइन को वो उस आले के साथ जो ख़ास ज़ाविये पर लगी हुई लाइन है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 30 में वो कहता है क्लोज द डोम्सडे बुक, यानी वो किताब जो थी वो रोज़े महशर जो अमालनामा या हिसाब किताब की किताब थमाई जाएगी उसकी तरह थी, यानी ये एक मेटाफर है जो कि पोइट ने यूज़ किया है। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए हमें नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसे हम एंजेममेंट कहते हैं। ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहा जाता है। जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो कहता है द रबर कॉल ऑफ अ मड स्प्लैशर, यानी वो जो उसका रबर का नीम दायरवी ढक्कन था ऑफ अ मड स्प्लैशर, यानी उस कीचड़ से बचने के लिए जो आलात होते हैं उसके ऊपर था। अब इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही कि वो कहाँ लगा हुआ था। वो फिर उसके बाद वो कहता है स्कर्टिंग द फ्रंट मड गार्ड, उन्होंने जो सामने वाला मड गार्ड था उसको अपने दायरे में लिया हुआ था, अपने घेरे में लिया हुआ था। उसके बाद लाइन नंबर 5 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है हीटिंग इन सनलाइट द स्पर्ड, यानी उससे पहले वो कह चुका है कि जो उसके हैंडल से वो तप रहे थे। उसके बाद वो कहता है द स्पर्ड, यानी जो उसका स्पर्ड था वो क्या था ऑफ द डायनेमो ग्लीमिंग एंड कॉक्ड बैक, यानी वो पीछे की जाने मुड़ा हुआ था और वो जो बरकी रो पैदा करने वाला आला था वो बहुत ज़्यादा यानी गर्मी से बहुत ज़्यादा तप रहा था, दहक रहा था। उसके बाद लाइन नंबर 7 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द पैडल ट्रेड्स हैंगिंग रिलीव्ड, यानी जो साइकिल के पैडल्स थे उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता था लेकिन अब चूँकि उनके ऊपर वज़न नहीं था हैंगिंग रिलीव्ड, इसलिए अब वो बहुत ही पुरस्कून हालत में लटक रहे थे। ऑफ द बूट ऑफ द ला, यानी वो किस चीज़ का वज़न डालता था अपने बूटों का। नेक्स्ट लाइन नंबर 13 जो है वो भी रन ऑन लाइन है, यानी इसमें भी एंजेममेंट का यूज़ किया गया है। जैसा कि वो कहता है ही हैड अनस्ट्रैप्ड, उसने डोरी खोल ली किस चीज़ की द हैवी लेजर, उस मोटे खाते की। नेक्स्ट लाइन भी रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है एंड माई फादर, और मेरा बाप क्या कर रहा था। उसके लिए हमें लाइन नंबर 15 को देखना पड़ेगा जिसमें वो कहता है वॉज मेकिंग टिलेज रिटर्न्स, वो ज़राई हिसाब किताब दे रहा था। उसके बाद लाइन नंबर 23 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है नो नहीं, बट वॉज देयर नॉट अ लाइन, वहाँ कोई लाइन नहीं थी। वेयर द सीड रन आउट, यानी उन शलजम के खेतों के पास जहाँ से बीज निकाले जाते थे। नेक्स्ट है एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करते हों, यानी हमारी स्मार्ट को अपील करें। जैसा कि लाइन नंबर 36 में वो कहता है एंड द बाइसिकल टिक्ट टिक्ट टिक्ट, यानी वो बाइसिकल जो था वो टिक टिक की आवाज़ के साथ चला गया। इसके साथ साथ इस पोइट ने पोइम में बहुत सी विजुअल इमेजरी भी यूज़ की है, जैसा कि बाइसिकल, विंडो सिल, द रबर कॉल ऑफ अ मड स्प्लैशर, मड गार्ड, हैंडल ग्रिप्स,
sunlight, spurt, boot, cap, chair, sweating hair, heavy ledger, polished holster, revolver butt, mangolds, marrow, stems, turnips, पोटैटो और बेल्ट। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम्स को देखें तो इसमें इनोसेंस का एक थीम है, यानी बच्चे की मासूमियत को ज़ाहिर किया गया है, जो कि डर रहा है कि कहीं अगर हिसाब किताब में हल्की सी भी गलती का शाइबा हुआ तो उसके बाप को जेल की बैरक्स में जाना पड़ेगा। इसके बाद इसका अरिथमेटिक भी इसका एक थीम है, यानी पूरी की पूरी पोइम में हिसाब किताब का जिक्र किया गया है। और फियर है, यानी बच्चा जो है अपना खौफ भी ज़ाहिर करता है। और कॉलोनाइजेशन है कि किस तरह से एक कॉलोनाइज़र कंट्री जो है वो कॉलोनाइज्ड नेशन से किस तरह से माल बटोरता है और एक एक पाई का हिसाब करता है। इसके साथ साथ इसमें थ्रेट भी है, यानी वो जो हिसाब करने वाला पुलिस ऑफिसर है वो उसे डराने के लिए पूछता है कि क्या शलजम के खेत के पास कुछ और भी तुमने उगाया है। तो इस तरह से थ्रेट का थीम भी इस पोइम में पाया जाता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।